Hello all and welcome in another session of revision of cash flow statement. We are going to take this problem. The balance sheet of the company as on 21st March 2015 and 2016 are given below. Okay, equity share capital, capital reserve, general reserve, profit and loss account, 9% debentures, creditors, bills payable, proposed dividend, provision for tax, unpaid dividend. यस यहाँ पे अगर देखा जाए तो सर प्रपोज डिविडेंड और अनपेड डिविडेंड का कंसेप्ट दिखाई दे रहा है जिसके बारे में मैंने आपको बताया नहीं था. सो आई एम टेकिंग दिस प्रॉब्लम. दूसरा, फिक्स असेट डेप्रिसिएशन. ओहो, यहाँ पे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट है, मतलब फिक्स असेट्स आर मेंटेन एट कॉस्ट. ओके, ये वो वाला हिसाब है. इन्वेस्टमेंट, डिटर्स, स्टॉक, कैश इन हैंड, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस. तो हम लोग क्या करेंगे, पहले हाईलाइट करेंगे क्रेडिटर्स, बिल्स पेएबल. बस ये दोनों ही करंट लायबिलिटी टिक हो जाएगी. डेटर्स, स्टॉक, दैट्स ऑल. ये यहाँ पे ये दोनों ही हाईलाइट हो जाएगा ना. ड्यू एडिशनल इंफॉर्मेशन एडजस्टमेंट. सोल्ड अ मशीन for 1,20,000. The cost of the machine was 2,40,000. Depreciation provided on it was 84,000. Provided 4,20,000 as depreciation of fixed assets. Sold some investment and profit is credited to capital reserve. Redeemed 30% of the debentures at 105, मतलब 5% premium. Decided to write off fixed assets costing rupees 60,000, on which depreciation is amounting to 48,000 had been already provided. That's all. You are required to prepare cash flow statement. तो चलो आप कर सकते हो. Before I proceed here, I need to explain, sir, how to create proposed dividend. मैं ये बताऊंगा कि प्रपोज डिविडेंड अकाउंट कैसे बनाते हैं. प्रपोज डिविडेंड, then unclaimed dividend, then you can say after unclaimed dividend, then there is something called as fixed assets. When you are maintaining your fixed assets at cost, तो ब्रैकेट में at cost लिखना बहुत जरूरी है. Fixed asset at cost and provision for depreciation. Provision for depreciation. Depreciation account. Yes, बताइए. सर प्रपोज डिविडेंड, अनक्लेम डिविडेंड लायबिलिटीज होने की वजह से यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस, बाय बैलेंस, यहाँ पे एंड प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन. टू बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस,
चलो आगे बढ़ते हैं। जब ना कैसे सिचुएशन होगा मैं आपको बताऊंगा। क्या है, एग्जाम्पल ले रहा हूँ 10,000 और ये है 15,000। ये है जीरो, जनरली ये जीरो रहता है लेकिन आई वॉन्ट टू शो फिगर 1,000 and there can be 1,500. Situation can be other way around also. तो प्रपोज डिविडेंड अनक्लेम अकाउंट, पहले इन दोनों का ही दिखाता हूं आपको। प्रपोज डिविडेंड में कुछ भी एडजस्टमेंट करने से पहले या कुछ भी अकाउंटिंग करने से पहले आपको ये देखना है कि अनक्लेम डिविडेंड बढ़ गया है कि अनक्लेम डिविडेंड कम हो गया है। क्या हो गया अनक्लेम डिविडेंड का? हेलो, हाँ बोलो बोलो, अनक्लेम डिविडेंड का क्या हो गया? बढ़ गया है सर। बढ़ गया है। बढ़ गया है उसका मतलब जब हम लोग प्रेजेंट ईयर में भी जब डिविडेंड दे रहे थे हम लोग ने कम दिया। प्रेजेंट ईयर में हम कितना डिविडेंड देंगे? जितना ओपनिंग बैलेंस है प्रपोज डिविडेंड का, दैट इज हाउ मच? 10,000। इसका मतलब ये है अनक्लेम डिविडेंड कितना बढ़ गया सर? 500। This infers कि out of 10,000 we could not pay 500 and we actually paid only 9,500. So here I will write to cash bank 9,500 and 500 will go to unclaimed dividend 500. तो 9,500 जाएगा कैश फ्लो स्टेटमेंट में फाइनेंसिंग एक्टिविटी में और 500 यहाँ पे आ जाएगा बाय प्रपोज डिविडेंड 500 and you will check your unclaimed dividend is tallied. प्रपोज डिविडेंड में अभी आएगा सर 15,000 बैलेंसिंग फिगर, वो जाएगा पीएनएल से। करंट ईयर का प्रपोज्ड है 15,000 जो जाएगा कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ऐड। Have you understood what will be the difference of accounting in proposed dividend and unclaimed dividend when there is increase in unclaimed dividend? Great, समझ गया। Now I will say decrease। अभी मैं डिक्रीज की बात करता हूं। सपोज यहाँ पे 1,500 है और यहाँ पे 1,000 है। सर अगर डिक्रीज हो गया है ना सर, तो फिर प्रपोज डिविडेंड जो नॉर्मली मैंने प्रीवियस सम में किया था वैसा ही आएगा। अनक्लेम डिविडेंड का यहाँ पे कुछ एडजस्टमेंट नहीं आएगा। ओपनिंग इज पेड अप 10,000, opening is paid and current year का dividend is proposed from P&L. This is the adjustment for proposed dividend when unclaimed is decreased. और unclaimed जो decrease था, पहले unclaimed dividend था 1,500 और अब unclaimed dividend है 1,000। That means हमने 500 पे कर दिया। 500 पे कर दिया तो यहाँ पे आएगा कैश बैंक। जो आप कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी लिखोगे unclaimed dividend paid 500। क्या आपको समझा है हाउ टू अकाउंट फॉर अनक्लेम्ड डिविडेंड व्हेन इट इज इंक्रीज्ड एंड व्हेन इट इज डिक्रीज्ड? ग्रेट, थैंक यू अमित। ओके, ठीक है। नाउ तो अब इन दिस शॉर्ट एडजस्टमेंट मैं ये सब रब कर देता हूँ, फिगर्स रब कर देता हूँ, लेकिन अकाउंटिंग रखता हूँ सो दैट यू कैन कॉपी।
अब आपको समझेगा कि ये कैसे, क्या एंट्रीज कहाँ पे कब होती है। तो दिस इज द what you can say pro forma of proposed dividend and unclaimed dividend. चलो, now I go to fixed asset at cost and provision for depreciation. अरे सर यहाँ पे आपको इतना टेंशन नहीं होना चाहिए क्योंकि ये तो बहुत इजी है सर, बहुत इजी है। when fixed asset is maintained at cost, तो डेप्रिसिएशन के एडजस्टमेंट फिक्स एसेट्स में नहीं आता। तो फिक्स एसेट में क्या आता है? ओपनिंग, क्लोजिंग, परचेज एंड सेल्स। तो परचेज के लिए क्या एंट्री आएगी सर? जो नॉर्मल आती है, फिक्स एसेट टू कैश बैंक, फिक्स एसेट टू कैश बैंक। और सेल के वक्त क्या एंट्री आएगी? सेल के वक्त बाय कैश बैंक, बाय प्रॉफिट, बाय लॉस यहाँ पे आया तो, और डेबिट में टू प्रॉफिट। और एक एंट्री आएगी ट्रांसफर ऑफ depreciation on assets sold, ट्रांसफर ऑफ डेप्रिसिएशन ऑन assets sold। और वो एंट्री आती है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, यहाँ पे आएगा टू फिक्स एसेट्स एंड यहाँ पे आएगा बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। ये एक एडिशनल एंट्री आएगी इन फिक्स एसेट अकाउंट when the asset fixed asset account is maintained at cost and when you are selling any fixed asset। एक एडिशनल एंट्री आएगी, जितना उसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज किया है, जो एसेट बेचा है, उसका ट्रांसफर की एंट्री फ्रॉम प्रोविजन टू फिक्स एसेट। और कुछ भी फिक्स एसेट अकाउंट में नहीं आएगा। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस और डेप्रिसिएशन प्रोविजन कम कैसे होता है उसका एंट्री, और वो बढ़ता कैसा है बाय चार्जिंग डेप्रिसिएशन फॉर द करंट ईयर, बाय चार्जिंग डेप्रिसिएशन फॉर करंट ईयर। ये एंट्रीज आएंगी। क्या आपको समझा है हाउ टू अकाउंट फॉर फिक्स्ड एसेट व्हेन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज मेंटेन, और हाउ टू अकाउंट फॉर डेप्रिसिएशन व्हेन फिक्स्ड एसेट इज मेंटेन एट कॉस्ट? क्या समझा है आपको? सर एक एग्जांपल के साथ बताइए ना। एग्जाम्पल यही सब में हम करने वाले ना बेटा। ओके सर। बरोबर है। यस। तो आई विल सजेस्ट आप ये लिख लो, ये फॉर्मेट लिख लीजिए, या आप चाहिए तो उसका पिक्चर क्लिक कर लीजिए तो हम आगे बढ़े। तो नाउ वी कैन प्रोसीड अहेड विद द सम। ओके, तो जैसे हम लोग ने यहाँ पे देखा है कि 5 एडजस्टमेंट्स है और ऐसा कुछ दिया है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो चलो कैश फ्लो स्टेटमेंट, अभी आई विल ओनली मेक दोज अकाउंट्स जहां पे इम्पैक्ट है। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, देन जैसे मैं नॉर्मली ये पूरा साइड तो उनके लिए, मतलब इसके लिए छोड़ता ही हूँ, फिगर्स 2 कॉलम, I think I will, so that we can see more ledger accounts on the board। इसलिए फिर जैसे मेरा हो जाएगा मैं उसको ब्रॉडन अप कर दूंगा। ओके, कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी एंड कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। CGDY, cash generated during the year,
opening balances, cash and cash equivalent, closing cash and cash equivalent. चलो ठीक है, ये हो गया. इक्विटी शेयर कैपिटल, सर इक्विटी शेयर कैपिटल में एज सच कोई एडजस्टमेंट नहीं है. कैपिटल रिजर्व है सर, तो कैपिटल रिजर्व तो सबसे पहले कैपिटल रिजर्व छोटी सी एडजस्टमेंट है, जैसे प्रीवियस सब में थी वैसे ही है. तो देयर आफ्टर कैपिटल रिजर्व के बाद जनरल रिजर्व. सर जनरल रिजर्व में एज सच कोई एडजस्टमेंट नहीं है, वो तो नॉर्मल वाली है, आराम से हो जाएगा, कुछ करने के. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ही करते हैं. प्रपोज डिविडेंड, यस प्रपोज डिविडेंड. सर एडजस्टमेंट है, क्यों? अनक्लेम डिविडेंड है इसलिए, अनक्लेम डिविडेंड है इसलिए, नहीं तो मैं नहीं करता. अनक्लेम डिविडेंड है इसलिए, और हम लोग ये सम कर रहे हैं फर्स्ट है, तो अनक्लेम डिविडेंड. ओके. प्रोविजन फॉर टैक्स, सर प्रोविजन फॉर टैक्स है ना, मैं ये टाइम नहीं करूंगा क्योंकि एडवांस टैक्स नहीं है. तो प्रीवियस सब में हमने किया था हाउ टू मेक अ प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट विदाउट एडवांस टैक्स. इजी है, बहुत ही आसान है, मैं आपको बता दूंगा. हाउ टू हैव एन एडजस्टमेंट मीन्स कैसे करते हैं विदाउट मेकिंग अ लेजर अकाउंट, सो दैट आवर टाइम इज सेव्ड. फिक्स असेट डेफिनेटली करना जैसा है, क्यों? क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्रूशियल है, दो दो एडजस्टमेंट्स हैं. फिक्स assets, assets at cost. Then ओके, तो यहाँ पे प्रपोज्ड प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन के बाद यस इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट में बेचा है तो इन्वेस्टमेंट का भी अकाउंट बनेगा. देन इन्वेस्टमेंट, then cash in hand. ओके नहीं, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस नो एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड, मतलब लेजर अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है. मतलब डायरेक्ट इम्पैक्ट दे सकते हैं, यस डायरेक्ट इम्पैक्ट दे सकते हैं. चलो लेट्स स्टार्ट. सर लेट्स स्टार्ट का मतलब क्या है? जो हम लोग ने हाईलाइट किया है वो छोड़ के बाकी सब जो बैलेंस शीट के आइटम्स है उन सब का वन वन इफेक्ट. इक्विटी शेयर कैपिटल, सर इक्विटी शेयर कैपिटल मैंने अकाउंट नहीं बनाया है, मैं यहीं से देख लेता हूं. सर 14,40,000 से 19,20,000 हो गया, 14,40,000 से 19,20,000 हो गया सर. यानी क्या हो गया है? इंक्रीज हो गया. कितना इंक्रीज हो गया सर? कितना इंक्रीज हो गया है? यस इट इज इश्यू ऑफ शेयर, परफेक्ट सर, लेकिन कितना? 4,80,000, 4,80,000. तो यहाँ पे लिखूंगा इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स. कितना? 4,80,000 पैसा आया, 4,80,000. देन कैपिटल रिजर्व, सर कैपिटल रिजर्व का अकाउंट बनाया है बाय बैलेंस. कितना है?
ओपनिंग बैलेंस नहीं है सर, क्लोजिंग बैलेंस है। टू बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस है 48,000। सर इफेक्ट हो गया। जनरल रिजर्व, सर जनरल रिजर्व 8,16,000 से 9,60,000 हो गया है। क्या हो गया सर? इंक्रीज हो गया है। कितना इंक्रीज हुआ है? कितना इंक्रीज हो गया है सर? कितना इंक्रीज हो गया है? 1,44,000, एकदम करेक्ट। 1,44,000। तो कह रहे से पीएनएल उसने मेरे प्रॉफिट्स को कम किया, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। उसने मेरे प्रॉफिट्स को कम किया तो मैं ऐड बैक करता हूँ। ओके, 1,44,000। नेक्स्ट, नेक्स्ट आ रहा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो सर यहाँ पे प्रॉफिट डिफरेंस इन पी एंड एल जरा बताएंगे, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। तो 3,60,000 माइनस 2,88,000, 72,000 है क्या भाई? यस करेक्ट है, 72,000। करेक्ट है, करेक्ट है, करेक्ट है, करेक्ट है। देन डिबेंचर्स, ये मैंने डिबेंचर्स का अकाउंट क्यों नहीं बनाया? क्योंकि डिबेंचर्स बेचे भी है ना। हाँ, नहीं नहीं नहीं, डिबेंचर्स ऐसा मत करो, डिबेंचर्स का अकाउंट बनाओ भाई। मैंने डिबेंचर्स का अकाउंट नहीं बनाया क्योंकि डिबेंचर्स रिडीम किए हैं। कितना परसेंट डिबेंचर है? 9% डिबेंचर्स बाय बैलेंस। बाय बैलेंस ओपनिंग बैलेंस was 9,60,000 and closing balance to balance होगा कितना? 6,72,000। 6,72,000। ओके, आगे बढ़ता हूँ। सैलरी क्रेडिटर्स अभी नहीं, बिल्स पेबल अभी नहीं। प्रपोज डिविडेंड, सर अकाउंट बनाया है प्रपोज डिविडेंड का। ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस ऑफ प्रपोज डिविडेंड इज 1,44,000 and closing balance of is closing balance is 1,72,800। ठीक है, फेयर इनफ है। प्रोविजन फॉर टैक्स, सर प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट नहीं बनाया है। ओ बहुत इजी है सर। ओपनिंग पेमेंट किया है, ओपनिंग इज पेड, तो लास्ट में ऑपरेटिंग एक्टिविटी में लिखने का टैक्स पेड। ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस कितना है? ओपनिंग है 4,32,000, तो यहाँ पे लिखता हूँ -432। पैसा गया ना बेटा पेमेंट। और करंट प्रोविजन किया है, प्रोविजन करते पीएनएल में उसने मेरे प्रॉफिट्स को कम किया, तो मैं ऐड करता हूं क्योंकि नॉन कैश है। प्रोविजन फॉर टैक्स कितना है वो बेटा? वो है 4,08,000। 4,08,000। सर अनक्लेम डिविडेंड अकाउंट है, अकाउंट है सर बाय बैलेंस। कोई स्टूडेंट डाउट पूछा है क्या? अरे सोनल, रिडम्पशन वेट करो बेटा। काय को रिडम्पशन नहीं लिया? क्योंकि उसकी एडजस्टमेंट है, हमने अकाउंट बनाया है। जब एडजस्टमेंट आएगा तब करेगा। ओके, अनपेड डिविडेंड इज अनक्लेम्ड डिविडेंड। अनपेड डिविडेंड इज अनक्लेम्ड डिविडेंड टू बैलेंस is 19,200। ओके, फिक्स असेट सर बनाया है अकाउंट टू बैलेंस 38,40,000। 38,40,000 and closing balance
closing balance is 45,60,000. Then provision for depreciation. Provision for depreciation, so by balance. Opening is 11,04,000 and closing is to balance 13,92,000. Then investment to balance 4,80,000 by balance 3,84,000. Then investment हो गया. प्रिलिमिनरी एडजस्टमेंट, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस सर कम हो गया, मतलब राइट ऑफ किया कितना 96 माइनस 48 कितना कम हो गया सर 48,000 से कम हो गया. एम आई करेक्ट? 48,000 से कम हो गया तो राइट ऑफ किया है प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस. प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ कितना 48,000. उसने मेरे प्रॉफिट्स को कम किया तो मैंने ऐड बैक कर दिया. सर बैलेंस शीट का अपार्ट फ्रॉम क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, डेटर्स एंड स्टॉक जो हाईलाइट किया है वो छोड़ के आइदर बाकी सबका मैंने वन इफेक्ट दे दिया है, कोई शक नहीं है. या तो मैंने अकाउंट बनाया तो वहां पे डाल दिया, नहीं तो उसका जो भी एडजस्टमेंट रिलेवेंट जहां पे भी पोस्टिंग करना चाहिए था वहां पे कर दिया, लेकिन वन इफेक्ट दे दिया. अभी हम जाएंगे एडजस्टमेंट में. एडजस्टमेंट टू इफेक्ट. सोल्ड अ मशीन फॉर 1,20,000. द कॉस्ट ऑफ द मशीन वाज 2,40,000 एंड डेप्रिसिएशन वाज 84,000. सर ऐसा एक मतलब मैं वर्किंग नोट बनाता हूं बच्चों के लिए. आई डोंट नो तुम लोग ने देखा है कि नहीं देखा है, मैं बनाता हूं. बेसिकली कॉस्ट वाज 2,40,000. उसके ऊपर ऑलरेडी डेप्रिसिएशन चार्ज किया था 84,000. मतलब उसकी WDV जिस दिन बेचा उस दिन उसकी WDV थी 1,56,000. आपने बेचा कितने में? आपने बेचा 1,20,000 में. मतलब आपको क्या हुआ सर? डेफिनेटली मुझे समझ गया, मुझे लॉस हुआ 36,000 का. तो whenever asset is maintained at cost, whenever fixed asset is maintained at cost, सेल की 3 एंट्री होएगी. बेचने की एंट्री, प्रॉफिट लॉस की एंट्री और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ट्रांसफर की एंट्री. सर बेचने की एंट्री ये, प्रॉफिट एंड लॉस की एंट्री ये, एंड डेप्रिसिएशन ट्रांसफर की ये 3 एंट्री मुझे पास करनी है. तो फर्स्ट एंट्री बेचने की. सर सेल ऑफ असेट 120. सेल ऑफ असेट इज इन्वेस्टिंग एक्टिविटी. सेल ऑफ फिक्स्ड असेट इन्वेस्टिंग एक्टिविटी. पैसा आया 1,20,000 पॉजिटिव लिखा जाएगा और फिक्स्ड असेट में क्रेडिट. यहां पे लिखूंगा बाय कैश बैंक. कितना 1,20,000. सर लॉस हुआ है, लॉस हुआ है सर, लॉस हुआ है तो फिक्स्ड असेट में क्रेडिट. कितना लॉस हुआ है 36,000 इफ आई एम नॉट रॉन्ग. यस 36,000. और उसने मेरे प्रॉफिट्स को कम किया इसलिए मैं ऐड बैक करता हूं लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड असेट. कितना सर 36,000. ये तो जनरल हम लोग सब टाइम में एंट्री पास करते हैं, लेकिन क्योंकि असेट इज मेंटेन एट कॉस्ट, क्योंकि असेट इज मेंटेन एट कॉस्ट, डेप्रिसिएशन ट्रांसफर जो असेट बेचा है उसके ऊपर हमने जितना भी डेप्रिसिएशन चार्ज किया है वो ट्रांसफर करना पड़ेगा 84,000. जब हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन बढ़ता है, लेकिन जब हम बेच देते हैं हम लोग को वहां से निकालना पड़ता है
और उसको फिक्स एसेट में ट्रांसफर करना पड़ता है। फिक्स एसेट में ट्रांसफर करना पड़ता है 84। मैंने मेरे स्टूडेंट्स को सर वाई ऐसा हैबिट बहुत लगा के रखा है, तो लेट मी टेल यू फ्रैंकली दिस इज नॉट द टाइम वेयर आई शुड एक्सप्लेन ये वाई। ये मैं आपको लाइक जब हम नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन करते हैं या जब हम डेप्रिसिएशन ये चैप्टर सीखते हैं तब मैं सिखाता, एल्स इट विल टेक अ लॉन्ग टाइम। तो बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 84,000 डन सर, वो एंट्री फर्स्ट एडजस्टमेंट कंप्लीटली डन। सेकेंड, प्रोवाइडेड 4,20,000 डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट। सर उससे मेरा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन बढ़ेगा बाय पीएनएल। डेप्रिसिएशन कितना? 4,20,000। सर पीएनएल उसने मेरे प्रॉफिट्स को क्या किया? सर उसने मेरे प्रॉफिट्स को कम किया, तो मैं एड बैक करता हूँ डेप्रिसिएशन 4,20,000। Then second adjustment done. Sold some investment and the profit was credited to capital reserve. सर कितने के इन्वेस्टमेंट बेचे वो भी नहीं बोला है, कितने में बेचा है वो भी नहीं बोला है, और कितना प्रॉफिट हुआ है वो भी नहीं बोला है। मैं कैसा करूं? लेकिन उन्होंने बोला है कि जो प्रॉफिट है ना वो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर किया। तो जरा मैं कैपिटल रिजर्व में देखता हूँ, कैपिटल रिजर्व क्या है? सर कैपिटल रिजर्व का ओपनिंग बैलेंस नहीं है लेकिन क्लोजिंग बैलेंस है 48,000। इसका मतलब मैं समझ गया कि जो भी इन्वेस्टमेंट बेचा है वो इन्वेस्टमेंट के ऊपर बेचने का जो प्रॉफिट है वो 48,000 है। ओके, लेकिन कितने के इन्वेस्टमेंट बेचे वो कहां दिया है? कॉस्ट कहां दिया है जो मुझे सेल वैल्यू मिल जाएगा? क्या बोला मैंने? क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट है ना इसलिए थोड़ा इजी हो जाता है। कॉस्ट प्रॉफिट इज सेल्स प्राइस। सर मेरे पास कुछ भी नहीं है, मेरे पास प्रॉफिट है 48,000। सर कॉस्ट कहां से पता चलेगा? कॉस्ट इन्वेस्टमेंट का बैलेंसिंग फिगर। सर 480 माइनस माइनस 384, मतलब आपने 96 के इन्वेस्टमेंट 48,000 प्रॉफिट में बेचा, मतलब आपको कितने कितने में बेचा रहेगा? तो सर बहुत सिंपल है, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज सेल्स वैल्यू 1,44,000। अमित 52,000 क्या था भैया? तो 1,44,000 में बेचा इन्वेस्टमेंट। तो चलो एंट्री पास करते हैं। बाय कैश बैंक, बेचने की एंट्री बेटा 1,44,000, और सेल ऑफ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 1,44,000, और आपको प्रॉफिट हुआ है सर उसने मेरे प्रॉफिट्स कैपिटल रिजर्व में बाय इन्वेस्टमेंट कितने का प्रॉफिट हुआ है सर? 48,000। तो कैपिटल रिजर्व टैली और कैपिटल इन्वेस्टमेंट में डेबिट साइड टू कैपिटल रिजर्व 48,000। इससे मेरा इन्वेस्टमेंट अकाउंट भी टैली हो गया। जरा चेक कर लो भाई, आपको टेंशन नहीं होना चाहिए। 144 प्लस 384 इज 528 एंड 480 प्लस 48 इज 528। टैली, इन्वेस्टमेंट अकाउंट भी टैली, कैपिटल रिजर्व अकाउंट भी टैली। तो थर्ड एडजस्टमेंट हो गई। फोर्थ एडजस्टमेंट, हाँ आई डोंट नो, कोई तो बोला था रिडम्पशन रिडम्पशन, चलो आ गया भाई रिडम्पशन। 30% ऑफ द डिबेंचर्स आर रिडीमेड 105। तो जरा ओपनिंग डिबेंचर्स देखो, ओपनिंग डिबेंचर्स है 9,60,000। 9,60,000 का 30% बोलो ना भाई। 9,60,000 का 30% कितनी होता है? 288।
288 के डिबेंचर्स हम लोग ने 5% प्रीमियम पे सॉल्व किया है। तो व्हाट इज 5%? उसका 5% होता है 14.4। तो कितना हो गया? सर 302, 3,02,400। सर ये मेरी रिडम्पशन की वैल्यू हो गई। एंट्री, कोई एंट्री बताओ यार, एंट्री बताओ, क्या एंट्री करूं? बेटा टू इफेक्ट मतलब कुछ नहीं रही, जर्नल एंट्री, जर्नल एंट्री स्ट्रॉन्ग रखो, सब हो जाएगा। डिवेंचर होल्डर टू कैश। हेलो सर। ओके, कितना वैल्यू? 3,02,400। ओके, वेरी गुड। और कोई? और कोई? और कोई? और कोई? एडजस्टमेंट, अरे तुम कैसा एडजस्टमेंट करता है रे बाबा, ग्रेजुएट्स हो यार तुम लोग। एंट्री होनी चाहिए सर, डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट 2,88,000, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 14,400, टू कैश बैंक 3,02,400। हाउस दैट? सुमंत, क्या ये एंट्री नहीं होनी चाहिए थी? यस सर। आपने क्यों ऐसा बोला सर? आपने ऐसा क्यों बोला सर? एट दिस जंक्शन, लाइक यू नो, प्लीज इतना मिस्टेक्स नहीं चल सकता बेटा। समझा है? कुछ याद आया है? रिकलेक्ट कर पा रहे हो कैश फ्लो स्टेटमेंट? यस सर। ओके, नो प्रॉब्लम। लेकिन आंसर दिया, आंसर देना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज व्हेन यू स्पीक आउट व्हाट योर ब्रेन सेज एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, जब तुम रॉन्ग निकालोगे तभी तो राइट ब्रेन में घुसेगा ना राजा। तुम रॉन्ग निकालता ही नहीं है, रॉन्ग को रखता है प्लस राइट को भी रखता है, फिर कंफ्यूजन बढ़ता है। हमेशा ऑलवेज रिमेंबर आंसर देने का, मैं वो सब बोलूंगा जो मेरा माइंड कहता है। ओके, तो राइट आंसर इज डिबेंचर अकाउंट डेबिट। यहाँ पे सिक्योरिटीज प्रीमियम नहीं है, इसलिए जो प्रीमियम का जो नुकसान है वो पीएनएल बेयर करेगा। ओके, तो यहाँ पे जाएगा टू कैश बैंक, कैश बैंक जाएगा कितना? 2,88,000। ओके, और पीएनएल प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर कितना? 14,400। उसने मेरे प्रॉफिट्स को कम किया तो मैं ऐड बैक कर रहा हूँ। एंड रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, redemption of debentures at 105, that comes to how much? Minus 3,02,400, 3,02,400। अरे जब सर लोग गलतियां कर सकते हो तो तुम लोग क्यों नहीं कर सकते हो? गलती करना कोई बुरी बात नहीं है बेटा, ट्राई करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये गिव इट, ऑलवेज गिव इट अ ट्राई। सबको समझा है ये एडजस्टमेंट? एवरीवन प्लीज गिव मी yes or no in your chat box so that I will understand. Good Amit, great, 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 very good, very good। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Sir decided to write off fixed asset costing 60,000 on which depreciation is 48,000 has been provided। सर क्या करेगा इसका?
सर वापस एक असेट बेचा है, वापस असेट बेचा है सर। कॉस्ट कितना है सर? कॉस्ट 60,000, डेप्रिसिएशन 48,000, तो हे किती झाले रे बाबा? 12,000। बरं, कितीला विकले? अरे कितने में बेचा? अरे बोलने भाई, कितने में बेचा? एट व्हाट प्राइस यू हैव सोल्ड? सुमंत, अमित, बोलो बट बोलो, बोलो बोलो बोलो। बेचारा सुमंत ने एक आंसर दिया और रॉन्ग निकला, तो अब वो भी नहीं बोल रहे। सुमंत, you cannot do like this, you should answer. The right answer is sir write off। write off मतलब फेंक दिया, फेंक दिया मतलब कुछ भी पैसा नहीं आया। अगर कुछ भी पैसा नहीं आया तो जितना भी WDV था वो पूरा का पूरा क्या है? नुकसान है। पूरा का पूरा क्या है? नुकसान है। तो हमें 3 एंट्री करनी पड़ती है, डेप्रिसिएशन की, सेल की, एंड जो प्रॉफिट एंड लॉस की है। सर सेल, क्योंकि हमने उसको फेंक दिया, ओके, तो हमें कुछ भी पैसा आया नहीं, तो सोल्ड सेल की तो एंट्री नहीं होगी, तो जीरो की तो कुछ एंट्री पास करनी नहीं है। सर नुकसान है, 1 सेकेंड प्लीज। सर नुकसान है 12,000 का, तो नुकसान है 12,000 का, फिक्स असेट में क्रेडिट हो जाएगा बाय लॉस। कितना? 12,000 का। उसने मेरे प्रॉफिट्स को कम किया था, यहाँ पे आएगा लॉस ऑन राइट ऑफ फिक्स एसेट। कितना? 12,000 का नुकसान। और डेप्रिसिएशन ट्रांसफर की एंट्री आएगी सर। कितना डेप्रिसिएशन चार्ज किया था? 48,000। तो टू फिक्स एसेट, फिक्स एसेट कितना? 48,000, तो फिक्स एसेट में क्रेडिट बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। कितना? 48। क्या सबको समझा है ये एडजस्टमेंट की एंट्री? अमित, सुमन, सोनल, ये सॉल्व, आकाश, यस सर। ग्रेट, वेरी गुड वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, ये हो गया, तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। सर जो एडजस्टमेंट्स दिए थे ना सर, वो सारे एडजस्टमेंट्स हो गए। अभी हिडन एडजस्टमेंट। सर हिडन एडजस्टमेंट मतलब ये सारे अकाउंट्स को क्लोज करो पहले। ये सबसे पहला हिडन एडजस्टमेंट है सर, कैपिटल रिजर्व क्लोज्ड। प्रपोज डिविडेंड, सर प्रपोज डिविडेंड और अनक्लेम डिविडेंड कुछ भी नहीं बोला है सर, कुछ भी नहीं बोला है, तो नाउ इट कंप्लीटली डिपेंड्स। प्रपोज डिविडेंड में क्या एडजस्टमेंट होगा वो डिपेंड करता है किसके ऊपर? अनक्लेम डिविडेंड के ऊपर। अनक्लेम डिविडेंड इंक्रीज हुआ है कि डिक्रीज हुआ है? सर अनक्लेम डिविडेंड इंक्रीज हुआ है। अगर इंक्रीज हुआ है, अगर इंक्रीज हुआ है तो हमें क्या करना पड़ेगा? हम लोग को उसमें जो भी प्रोविजन था जब पेमेंट करना पड़ेगा उसमें से लेस करेंगे 19,200। तो टू अनक्लेम डिविडेंड कितना? 19,200। तो कितना पेमेंट किया रहेगा? टू कैश बैंक, कैश बैंक that will be 1,44,000 minus 19,200। कितना होता है वो? प्लीज करके दीजिए। 1,44,000
minus 19,200, that comes to 1,24,800. Is that very clear? तो इसका दूसरा इफेक्ट, चलो अनक्लेम डिविडेंड के क्रेडिट में जाएगा बाय प्रपोज डिविडेंड। कितना है वो? 19,200। और कैश बैंक पेइंग डिविडेंड इज माय फाइनेंसिंग एक्टिविटी, डिविडेंड ऑफ प्रीवियस ईयर या प्रपोज डिविडेंड पेड। कितना है प्रपोज डिविडेंड पेड? इट इज minus 1,24,800, 1,24,800। ठीक है, तो ये हो गया क्रेडिट बैलेंस का मैंने नलीफाई कर दिया। डेबिट में 172,800 ये करंट ईयर का प्रपोज डिविडेंड है, तो पीएनएल से आता है बाय पी&एल 172,800। उसने मेरे प्रॉफिट्स को कम किया तो मैं ऐड करूंगा प्रपोज डिविडेंड। कितना है? 172,800, जिससे मेरा प्रपोज डिविडेंड टैली हो गया अकाउंट। अनक्लेम डिविडेंड अकाउंट भी टैली हो गया। फिक्स एसेट अकाउंट, जरा फिक्स एसेट अकाउंट चेक करते हैं। नहीं होगा टैली, ऐसा मुझे लग रहा है, मुझे करना पड़ेगा। $48,60,000, 48,60,000 में से 38,40,000 माइनस करना है। ओके, तो सर डेबिट में बैलेंस आ रहा है सर, डेबिट में बैलेंस आ रहा है सर। कितना बैलेंस आ रहा है? यानी इंक्रीज हो गया है 48,60,000 माइनस दिस, तो सर कितना आ रहा है? 10,20,000, 10,20,000, 10,20,000 का परचेज, 10,20,000 का परचेज। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा टू कैश बैंक। सर परचेज फिक्स्ड एसेट इज इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, परचेज फिक्स्ड एसेट माइनस पैसा गया है ना 10,20,000। Okay, done. Now we go ahead. Provision for depreciation. Sir, provision for depreciation, opening balance, closing balance, increase and decrease, सब कुछ हो गया। Frankly speaking, provision for depreciation में मेरा टैली होना चाहिए, कुछ भी बैलेंसिंग फिगर नहीं आना चाहिए। अगर आया है तो हम रॉन्ग है, वरना हम राइट है, क्योंकि उसका इंक्रीज भी हो गया, डिक्रीज भी हो गया, तो ये टैली होना चाहिए। प्लीज जरा चेक करके बताइए। सर चेक करते हैं सम। सर टैली हो गया 15,24,000। तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन तो ऑटोमेटिकली टैली। इन्वेस्टमेंट तो हमने टैली किया क्योंकि उसके ही बैलेंसिंग फिगर से हमने ढूंढ निकाला कि इन्वेस्टमेंट कितने में बेचा। तो चेक कर लेता हूं, 384 प्लस 144, 528। हाँ वो मैंने कर लिया था, आई थिंक सो, यस यस। डिबेंचर्स, डिबेंचर्स चेक करो टैली हो रहा है क्या भाई? चेक करो भाई, चेक करो। $9,60,000 तो टैली हो गए सर। सारे लेजर अकाउंट्स मेरे टैली हो गए सर। अभी हिडन एडजस्टमेंट, हिडन एडजस्टमेंट सर परसेंटेज वाला, सर डिबेंचर्स है सर, डिबेंचर्स है, डेफिनेटली आई एम वेरी क्लियर, इंटरेस्ट पे किया रहेगा, यस और नो मुझे आप बताइए। डिबेंचर्स है, परसेंटेज है, तो हमने इंटरेस्ट तो पे किया रहेगा ना भाई। और बिना इंटरेस्ट पे किया मैं
शेयर होल्डर्स को डिविडेंड कैसा दे सकता हूं? तो ये हिडन एडजस्टमेंट है, लेकिन आई एम डैम श्योर शायद से इंस्टीट्यूट मॉड्यूल ने वो एडजस्टमेंट नहीं किया रहेगा, लेकिन प्रोफेशनली स्पीकिंग लॉ है, यू कैन नॉट पे डिविडेंड अनटिल अनलेस यू पे इंटरेस्ट। तो ये तो होना ही चाहिए, ये एडजस्टमेंट ऑटोमेटिकली आना चाहिए। नाउ हम लोग ये एडजस्टमेंट करने के बाद जरा इंस्टीट्यूट मॉड्यूल में देखेंगे कितना इंटरेस्ट आना चाहिए। सर विच एवर फिगर इज बिगर, मतलब हमने अज्यूम किया है कि ये जो भी डिबेंचर्स रिडीम किए हैं ये रिडीम किए एट द एंड ऑफ द ईयर, क्योंकि एट द एंड ऑफ द ईयर है तो सबके ऊपर इंटरेस्ट आएगा। अरे डिविडेंड कहां से आ गए बात? सुमंत, तूने 86,400 डिविडेंड पेड ऐसा वर्ड बोल रहा है, मतलब क्या बोलना चाहता है? तो इंटरेस्ट कितना आएगा? सर 9,60,000 पे 9%। हाँ बोल बेटा। सर इंटरेस्ट लिखना था सर, डिविडेंड नहीं बोल हाँ रहे थे। हाँ, ओके ओके, अभी मुझे आया 86,400 का इंटरेस्ट, इंटरेस्ट पेड अप होना चाहिए, राइट। तो इंटरेस्ट पेड एंट्री आनी चाहिए, उसने मेरे प्रॉफिट्स को कम किया। डिबेंचर इंटरेस्ट मैं ऐड बैक करूंगा 86,400 and paying interest is here, debenture interest paid minus 86,400। ओके, ये हो गया। तो अब नाउ सारे एडजस्टमेंट्स हो गए, वी विल क्लोज दिस पीएनएल and we will find out how much is the cash from operating activity before changes in working capital। तो सर 13,41,600 का इंक्रीज होना चाहिए। तो my cash from operating activity before changes in working capital, चलो वर्किंग कैपिटल में चेंजेस करो। सर डेटर्स 112 लाख से 4 लाख हो गया है, इंक्रीज इन डेटर्स डिक्रीज इन कैश 2 lakhs। Then stock, increase in stock decrease in cash कितना? 44। मैंने नेगेटिव नहीं लिखा ना? Okay, then bills payable 40,000 increase in creditors, increase in cash, that comes to 40,000। and bills payable increase हो गया है 8,000 से, increase in bills payable increase in cash, okay 8,000। तो इसका नेट इफेक्ट दे देता हूँ, डिक्रीज हो गया बेटा, यस 1,96,000 डिक्रीज हो जाएगा, तो माइनस करना है। तो नाउ 14 लाख से वो 12,17,600 हो गया। दिस इज योर कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी बिफोर टैक्स। आपने टैक्स पे किया 14,32,000, नहीं 4,32,000। तो अपनी कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी विल बी फाइनली this minus this, so that will come 7,85,600। ये हमारा हो गया ना। यहाँ पे ढूंढ लीजिए 7,56,000 is cash from investing activity, cash from financing activity,
33,600 negative. Opening balance of cash and cash equivalent is 4,000. Closing balance is nil. मतलब ये नेगेटिव 4,000 होना चाहिए तीनों ऐड करके. This plus this plus this. Yes, 4,000 negative, 4,000 positive, and my cash flow is tallied. क्या पूरा कैश फ्लो स्टेटमेंट आपको समझा है? हेलो, क्या आपको पूरा कैश फ्लो स्टेटमेंट समझा है? ओके, तो जरा मैं देखता हूं कि उन्होंने वो डिबेंचर्स के इंटरेस्ट के एंट्री की है कि नहीं की. यस, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स 60,480 की है सर, लेकिन हमने तो 86,400 का किया. इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब क्या हो गया सर? एक सम में वो करते हैं और एक सम में नहीं करते हैं. मतलब वो आपको हिंट देने की कोशिश कर रहे हैं. ओके सुमंत, आपको हिंट देने की कोशिश कर रहे हैं, किया तो भी चलेगा, नहीं किया तो भी चलेगा. समझा क्या भाई? सुमंत. यस सर. यस. और दूसरी बात, उन्होंने ऐसा अज्यूम किया है कि डिबेंचर्स आर रिडीम एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, इसलिए उन्होंने क्लोजिंग बैलेंस पे इंटरेस्ट कैलकुलेट किया है. जरा चेक कर दो भाई, चेक कर. मेरे हिसाब से 6,72,000 पे 9% कैलकुलेट कर. यस, 60,480. और मैंने अज्यूम किया है कि डिबेंचर्स रिडीम एट द एंड ऑफ द ईयर. अभी सुमन तू वापस क्वेश्चन पूछेगा सर हम क्या करें, तो आप जब भी ऐसे अजम्पशंस है वो अजम्पशन आपको लिख के रखना है. प्लीज आपको वो अजम्पशंस लिख के रखने हैं, आपको वो अजम्पशंस लिख के रखने हैं. ओके, इट इज बीन अज्यूम्ड. रेशियो एनालिसिस में नहीं, लेकिन यहाँ पे कैश फ्लो में डेफिनेटली आपको लिख के रखना है. अच्छा, इन्वेस्टमेंट का जो वैल्यू है सर वो कैसे, वो उसकी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब हम इंटरेस्ट या डिविडेंड कैलकुलेट करते हैं, अगर डिबेंचर्स रिडीम्ड है या शेयर्स रिडीम्ड है या इश्यू है, तो आपको वहां पे अजम्पशन लिख के जरूर देना है. इज दैट वेरी वेरी क्लियर? उससे आपका स्टैंड क्लियर हो जाता है. क्लियर? ओके. यस सर. अरे भाई, एमसीक्यू में ऐसा क्वेश्चन कैसे आएगा राजा? एमसीक्यू में ऐसे कैसा क्वेश्चन बनाएंगे तू सोच. करेक्ट, ये फुल फ्लेज क्वेश्चन है. तुम्हारा पेपर में सिर्फ एमसीक्यू नहीं रहेगा राजा, ऐसा ऑलरेडी इंस्टीट्यूट ने स्टैंड बना दिया है, हैज ऑलरेडी इन्फॉर्म्ड अस. ओके, इज दैट वेरी क्लियर? So with this we complete our chapter, not complete this particular sum, and we will meet in the next session.